नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि हम लोग अभी साइंस से रिलेटेड टेस्ट पेपर को कवर कर रहे हैं, जो स्पेशली बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक का नाम आर्किमिडीज है। आर्किमिडीज है जिनका संबंध एथेंस यूनान से है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, या किसी ध्वनि स्रोत की प्रवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? तो ये आपका डॉपलर प्रभाव कहलाता है। क्या होता है? डॉपलर प्रभाव। जैसे ट्रेन की सीटी जो बजती है तो कभी लगता है कि अगर आप खड़े हैं तो पूरे पास में आ गया, कभी लगता है कि दूर है, तो यह डॉपलर प्रभाव के कारण ही होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर काम करता है। परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है और हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन पर काम करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है किसका निष्कर्ष है? तो ये आपका सापेक्षता का सिद्धांत का निष्कर्ष है, जिसको अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोज किया था या बतलाया था। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह कथन एक है, यह किसके द्वारा कहा गया था। ब्रह्मांड यानी फैल रहा है, यानी ब्रह्मांड बढ़ रहा है, यह एडविन हब्बल के द्वारा यह कथन कहा गया है, इसलिए इसको हब्बल नियम भी कहा जाता है। ठीक है, और इसी में बिग बैंग थ्योरी को एब जॉर्ज लेमेंटियर ने बतलाया था और स्टोन्सबर्गर ने उसका विस्तृत व्याख्या किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि ग्रहों की गति को किसने प्रतिपादित किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज कवर किया गया है। तो ग्रहों की गति का नियम को प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था केपलर। क्या था? केपलर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्तों, और सेशन को ढेर सारा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, यह कथन है। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका कोपरनिकस का है। किसका है? कोपरनिकस का। अगला प्रश्न है कि तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन है। अगला प्रश्न है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज साहब किए थे। अगला प्रश्न है कि पौधे में भी जीवन होता है को किसने बताया था। तो पौधे में भी जीवन होता है को बताए थे जेसी बोस। क्या बताए थे? कौन बताए थे? जेसी बोस। अगला प्रश्न है कि स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है। स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह आपका प्रासरण के सिद्धांत पर काम करता है, स्याही सोखता। अगला प्रश्न है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार 1921 ईस्वी में दिया गया था। मिला था किस लिए? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए। और सापेक्षता का खोज आइंस्टीन साहब 1905 ईस्वी में किए थे। चलिए, और इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन 1897 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है। जो डिजिटल कंप्यूटर जो है वह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वह गणना के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत पर कार्य करती है। क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत पर काम करती है? तो यह आपका काम करती है दाब विद्युत प्रभाव पर, दाब विद्युत प्रभाव नियम पर काम करती है। अगला प्रश्न है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो यह फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती है। अगला प्रश्न है कि परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। परमाणु घड़ी जो होती है ना, वह पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर कार्य करती है, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है कि लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो यह विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करती है।
ठीक है। अगला प्रश्न है कि रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है कि कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये आपका रेडियो तरंगों का अपवर्तन सिद्धांत पर कार्य करती है। तो रडार का खोज W वाटसन के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम आधारित है। तो जो हाइड्रोजन बम है यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि लेंज का जो नियम है, लेंज का नियम है, तो लेंज का जो नियम है वह द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है। तो पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है और जीवाश्म की आयु पता करने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जीवाश्मों और पेड़ पौधे की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है, C14 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि स्टोक्स का नियम संबंधित है। स्टोक्स का जो नियम है किससे संबंधित है? तो स्टोक्स का नियम द्रव में गिरती हुई गोली से है। द्रव में गिरती हुई गोली से है। अगला प्रश्न है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है, यह किसका नियम है? तो किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। यह नियम आपका ओम का नियम है जो V=IR होता है। अगला प्रश्न है कि सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि क्या है? सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि को क्या कहते हैं? तो उसको फेन उत्प्लावन विधि कहते हैं। सल्फाइड अयस्क जितना भी होगा उसके सांद्रण की विधि फेन उत्प्लावन विधि होता है। अगला प्रश्न है कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि को क्या कहते हैं? अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकृति वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? किसने प्रतिपादित किया था नेचुरल सिलेक्शन का? तो यह डार्विन साहब किए थे। किसने? डार्विन साहब। अगला प्रश्न है कि जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह मत किसने दिया था? तो जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है यह कथन हेक्सले ने दिया था। किसने दिया था? हेक्सले। अगला प्रश्न है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि एक जीन एक एंजाइम किसके द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? तो यह है बीडम और टैटम। बीडम और टैटम के द्वारा। बीडम और टैटम के द्वारा एक जीन और एक एंजाइम प्रतिपादित किया गया, बीडल और टैटम के द्वारा। चलिए अगला सेट देखते हैं कि आनुवंशिकता के जनक के रूप में किन्हें माना जाता है? आनुवंशिकता के जनक के रूप में किन्हें माना जाता है? तो ये आपका ग्रेगर जोहान मेंडल को माना जाता है, जो मटर के पौधे पर आनुवंशिकता का खोज किए थे, जिसमें 7 विलक्षण गुणों को पता लगाए थे, जो ऑस्ट्रेलिया के थे वैज्ञानिक। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन ने 1909 ईस्वी में किया था। बात डेट भी याद करते चलना है। 1909 ईस्वी में जीन शब्द का जोहानसन ने प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मनुष्य का आनुवंशिक रोग है? जेनेटिक रोग कौन कौन है? तो आपका हीमोफीलिया है। कौन है? हीमोफीलिया जो रोग है यह आनुवंशिक रोग है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो रोग होता है उसको आनुवंशिक रोग कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है जेनेटिक्स नाम किसने दिया था? तो जेनेटिक नाम जो है आपका वाटसन ने दिया था। वाटसन ने दिया था 1905 ईस्वी में। जेनेटिक्स नाम जो वाटसन दिया था, कब दिया था? 1905 ईस्वी में दिया था। चलिए अगला प्रश्न है कि जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था मॉर्गन और कैपस के द्वारा किया गया था। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मॉर्गन और कैपस के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि पुरुष जीन संगठन होता है, यानी पुरुष में कौन सा जीन होता है? तो पुरुष में जो XY होता है, क्या होता है? पुरुष में XY होता है और औरत में XX होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि गैमिट की शुद्धता का नियम प्रतिपादित किसने किया था? तो गैमिट की शुद्धता का जो नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे मेंडल, ग्रेगर जोहान मेंडल। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वह शाकाहारी होता है। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है। अगला प्रश्न है द्वितीयक उपभोक्ता
तो द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता जो होता है वह मांसाहारी होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सहजीविता का उदाहरण एक दीजिए। तो सहजीविता का जो उदाहरण होता है ना लाइकेन है। कौन है? लाइकेन। सहजीविता का उदाहरण लाइकेन है। अगला प्रश्न है कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इकोलॉजी शब्द जो है सर्वप्रथम प्रयोग इसका रीटर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रीटर के द्वारा इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। अगला प्रश्न है कि वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि जीन बने होते हैं, यानी जीन किसका किसका बना होता है, किसे किसे मिलकर बना होता है? तो ये आपका डीएनए से बना होता है। जीन जो होते हैं वो डीएनए से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है कि लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं। लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं वह आपका शैवाल और कवक में, शैवाल और कवक में लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि सारगासो समुद्र का नाम पड़ा, सारगासो समुद्र का नाम पड़ा था कैसे? तो ये आपका शैवालों के कारण, शैवालों के कारण ही सारगासो समुद्र का नाम पड़ा था। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह होता है, ऊर्जा को जो पिरामिड होता है हमेशा सीधा होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है। ऊर्जा का पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा होता है और 10% नियम को प्रतिपादित करता है, ऊर्जा का नियम जो होता है। चलिए यह लिम्पमैन के द्वारा दिया गया था और ऊर्जा का पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा होता है। दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए। अगला प्रश्न है निम्न में कौन अजैविक कारक है? निम्न में कौन अजैविक कारण है? तो ये आपका सभी, यानी जल, कार्बोहाइड्रेट और ताप जो है अजैविक कारक है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग निर्धारण होता है? तो ये आपका XY गुणसूत्रों से मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा जो गुणसूत्र होता है वह किसका होता है? तो जो सबसे बड़ा जो गुणसूत्र होता है वह ट्रिलियम होता है। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटा गुणसूत्र होता है? तो सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल का होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि जीन शब्द का पता जोहानसन ने कब लगाया था? तो यहाँ डेट आ गया 1909 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है कि डीएनए की क्रियात्मक इकाई का क्या नाम है? तो डीएनए की क्रियात्मक इकाई जो है वो आपका जीन है। क्या है? जीन है। अगला प्रश्न है कि गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिकी पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसको जीनोम बोलते हैं। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिकी पदार्थ को जीनोम कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसके द्वारा लगाया गया था? तो संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता हरगोविंद खुराना के द्वारा लगाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो यह आपका 1968 ईस्वी में हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए अगला प्रश्न है कि आनुवंशिक रोग रंग वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस में रोगी किस रंग का पहचान नहीं कर पाता है? तो ये आपका लाल और हरा रंग का पहचान नहीं कर पाता है, क्योंकि लाल उसको हरा दिखाई देता है और हरा उसको लाल दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न है कि लाइकेन सूचक होते हैं, लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो यह वायु प्रदूषक के सूचक होते हैं, वायु प्रदूषण के सूचक लाइकेन होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो किया था उस वैज्ञानिक नाम था डार्विन। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है? तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी 23 जोड़ी होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने तैयार किया था? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो तैयार किया था वाटसन एवं क्रिक ने 1953 ईस्वी में इसको तैयार किए और 1962 में इस काम के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? तो डीएनए का संश्लेषण सर्वप्रथम खुराना के द्वारा, हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि जीन अवस्थित कहाँ होता है? जीन अवस्थित होते हैं, तो जो जीन होते हैं ना वह गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है कि विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो विकास के सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो हृदय का पहला प्रतिस्थापन क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था, जो साउथ अफ्रीका से थे।
अगला प्रश्न है कि वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वंशागति के नियमों को अनुवंशिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुवंशिकी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण बताइए। तो पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण जो है आपका वायु है। क्या है? हवा। अगला प्रश्न है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो यह उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो दिया गया था ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था, और माल्थस जो जनसांख्यिकी का पिता कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो यह आपका डार्विन के द्वारा दिया गया था। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट को लेकर। तो दोस्तों आप लोग को बताइएगा कमेंट में कि आपको यह प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है, और आप लोग लगभग 70-75 प्रश्न है उसमें से कितना सही बना रहे हैं। तो अगर अच्छा आप लोग को वीडियो लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए